बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आए हुए मेहमान का और आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज मेरे साथ मेजबानी कर रहे हैं सिद्दीक भाई और सुम्बुल बाजी, और आज के मेहमान हैं जनाब अयाज मुस्तफ़ा साहब उर्फ रूमी साहब। उनका ताल्लुक किस गांव से है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब बताने के लिए मैं आपको सिद्दीक भाई के पास लिए चलता हूँ। सिद्दीक भाई। जी शुक्रिया काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की मुलाकात में जो शख्सियत है वो तारुफ की तो यकीनन मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो माशाल्लाह बहुत से लोग उनको नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग उन्हें जानते हैं। बहुत मोहब्बती ऐसी शख्सियत जो महफिलों की जान, जिस जगह बैठ जाएं तो महफिल जो है कश्ते कुश्ते ज़ाफ़रान बन जाए, और बहुत तसलसल और फोकस्ड, बहुत मोहब्बती अपने ख़ानदान के साथ, बहुत इश्क और मोहब्बत करने वाले और अपने ख़ानदान को साथ लेकर चलने वाले हमारे रूमी भाई, जो कनेक्टिकट यूएस में रहते हैं, कराची से ताल्लुक़, और चाइली कनेक्शन में उनका औधन से ताल्लुक़ है। मज़ीद जानकारी के लिए और मज़ीद मालूमात के लिए हम लिए चलते हैं आपको रूमी भाई के पास। रूमी भाई, आपका पीसीजी की मुलाकात में खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से भी सब देखने वालों को आदाब अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूमी भाई, आपसे शुरू करते हैं। आप थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी आपकी ज़रा थोड़ी सी कम है, लेकिन आपसे शुरू करते हैं। हमें अपने चाइली कनेक्शन के बारे में बताइए, अपने ददियाल, ननियाल और अपने माँ बाप और फिर भाई बहनों और सब के मुतालिक ज़रा तफसील से बताइए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा ददियाल तो औधन से है। जी। हमारे वालिद औधन से हैं और मेरी माँ नरौर से हैं, और हमारे दादा भी वालिद औधन से, दादा भी औधन से, दादी मेरी स्योंडा से हैं, और मेरी नानी औधन से हैं, और मेरे नाना, जैसे कि मेरी माँ नरौर से हैं तो वो नरौर से हैं। बुखारी फैमिली है, नरौर से काफी लोग जानते हैं। बुखारी फैमिली से हमारी वालिदा का ताल्लुक है, वालिद हमारे औधन के। और मैं तो खुद तो खैर, हमारे जो फादर और मदर दोनों तो लंदन माइग्रेट कर गए थे, लेकिन दोनों की शादी पाकिस्तान में हुई थी, शहदादपुर में, सिंध में। तो वही मेरी पैदाइश शहदादपुर सिंध की है। अपने भाई बहनों के मुतालिक बताइए कि क्या मेरी उन बहन लोग से तो के। हम मिल ही चुके हैं तबस्सुम से। मुझसे जो मेरी छोटी वाली बहन है रुखसाना, वो यहाँ न्यूयॉर्क में होती है। उससे छोटी तबस्सुम से हम मिल चुके हैं। एक और अजरा है, वो भी न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में रहती है। उससे छोटे गजाली हैं, वो कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो में होते हैं। फिर गजाली से छोटी लुबना है, वो स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क में होती हैं। 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और मैं सबसे बड़ा हूँ। और आप सब लोग यूएस में ही सेटल्ड हैं? जी सर। और हमारे हमारे असल में 3 बहन भाई और भी हैं, जो कि हमारे वालिद की पहली शादी से हैं। मेरे सबसे बड़े भाई जो है रिजवान है, उनका जी। इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और उसके जी। बाद छोटी बहन अंजुम है, वो भी कराची में होती है। और उनसे छोटी बहन है, अंजुम से छोटी वाली बहन है मेरी, वो है रिजवाना, वो भी कराची में होती है। बल्कि रिजवान भाई की जो बेटी है, बल्कि आप जानते ही होंगे, उसकी शादी, वो मेरी जो भतीजी है, उसकी शादी मक्की से, जो शाजिया के भाई से मक्की से जी। हुई जी। है। तो जी। जी। शादी की बीवी मेरी भतीजी है। जी। अच्छा, जी बिल्कुल। तो मक्की भी मेरे फर्स्ट कजन का बेटा है, तो वो भी मेरा भतीजा है। हम्म। रूमी भाई, हमें अपनी एजुकेशन के हवाले से बताइए कि कहाँ से क्या शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद उसी को कंटिन्यू कीजिएगा अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, कि प्रोफेशनल लाइफ में आपने क्या अचीवमेंट्स हैं आपके, और किस तरीके से उसको आप देखते हैं। देखिए, मैंने बहुत कम उम्र में पढ़ लिया था। लाइफ स्ट्रगल जो बहुत कम उम्र से शुरू हो गई थी। हम्म। आप ये समझें कि आपको टोटल ये बताऊं तो आप लोगों को यकीनन हैरत होगी, मेरी टोटल स्कूलिंग 8 साल की है। मैं जिंदगी में सिर्फ 8 साल स्कूल गया हूँ। अच्छा, ये तो हाँ, बड़ी हैरतनाक बात। फिर दोबारा से बताइए, क्या आपने 8 साल बहुत की टोटल स्कूलिंग है? टोटल में 8 जी। साल स्कूल गया हूँ। बाकी तो मेरी टीच योर सेल्फ टाइप की एजुकेशन है। मैंने खुद सब कुछ पढ़ा है, दुनिया के हर सब्जेक्ट को पढ़ा है और खूब पढ़ा है।
चाहे वो तारीख हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, सब मैंने खुद ही बैठ के पढ़ा। अगर आपको यहाँ पीछे नजर आएगा तो किताबों का अंबार लगा हुआ है। मैं खुद टीच योरसेल्फ टाइप आदमी हूँ। मैंने स्कूल बहुत कम गया हूँ, 8 साल गया हूँ टोटल स्कूल। मैं सेकंड ग्रेड, वही ये था कि मैं सेकंड ग्रेड में क्या था, पहली जमात में था, तो हम वहाँ शहजादपुर में थे, तो वहाँ छोटा शहर था, तो वहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ चटाई वटाई पे बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे। वहाँ पे एक दफा हमारे अब्बा आए तो देखा हुआ चटाई पे हम लोग सब बैठे शरारत कर रहे हैं, एक दूसरे पे इंक फेंक रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहा है। शहजादपुर का स्कूल था, देहात का बिल्कुल स्कूल, देहाती लड़के बेचारे। मुझे याद है उस वक्त भी मैं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ ऐसा था कि यह चीज याद रहती थी और पढ़ भी लेता था। तो उस जमाने में जो टेबल जिसको कहते हैं, उस जमाने में हम लोग वहाँ कराया तो कहते थे पहाड़े, 2 एक कम 2 दूनी 4 2 3 6, इसको हम लोग पहाड़े कहते थे। जो लोग अंग्रेजी स्कूलों में गए उसको टेबल कहते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़े कहते थे वहाँ शहजादपुर में, हम लोग वहीं पढ़ते थे। बड़ी दिलचस्प बता रहा हूँ वक्त, तो होता ही था कि मुझे, लेकिन उस जमाने में दिमाग मेरा चलता था, मुझे 20 तक के टेबल मुझे पहली जमात में आती थी। तो मुझे याद है वहाँ सब रांगल और करनाल के लड़के होते थे, जो हरियाणा टाइप के लोग थे ना, हरियाणा में जैसे बोलते उसी तरह की उर्दू बोलते थे। मुझे, मैं छोटा बहुत था तो कहना इस लड़के को 20 तक के पहाड़े आवे हैं 20 तक के क्लास में। तो खैर अब्बा हमारे आए, उन्होंने देखा पढ़ नहीं, उन्होंने दूसरे दिन कहा तुम स्कूल नहीं जाओगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा। तो 6 महीने मुझे पढ़ा के डायरेक्ट 6th ग्रेड में करा दिया। तो देखिए मेरा बीच का पीरियड खत्म हो गया, यानी 4-5 साल में स्कूल का जो पीरियड मैंने 6 महीने में खत्म कर लिया, मैं डायरेक्ट 6th ग्रेड में आ गया। इस तरह से मैंने आपसे कहा ना, मैं टोटल 8 साल स्कूल गया हूँ, चड्डी से समझ ले मैट्रिक और फिर बीएससी, तो 8 साल टोटल स्कूल गया हूँ मैं। अच्छा, तो आपने कैसी शुरुआत की अपनी प्रोफेशनल लाइफ की, उसका कुछ बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ कि मैं बीएससी करने के बाद कुछ हमारे घर के हालात थे, मैं घर में सबसे बड़ा था। हमारे फादर पहले शादी में जमीनें वगैरह हमारे ठीक थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कारोबार ऐसा हो गया। और दूसरा पता है, आपको पता है कि हम अपने, जैसे मैंने बताया, हमने वालिद की सेकंड मैरिज से, तो हम लोग मेरे और बहन भाई मुझसे और भी छोटे थे और मैं सबसे बड़ा था। तो मुझे एहसास हुआ कि घर की जिम्मेदारी जो है जैसे मुझ पे आन पड़ी। हम लोग शहजादपुर से कराची मूव हो गए, और कराची में घर वर महंगे, किराए घर में रहना, हालात घर के कुछ ऐसे ही, यकीन मैं दावा नहीं करूंगा बहुत, तो खैर हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। तो इवेंचुअली मैं जो हूँ बीएससी करने के बाद, हालांकि मेरी 17-18 साल उम्र थी, बहुत कम उम्र में पढ़ लिया था मैंने, 12-13 साल में मैट्रिक कर लिया था। तो मैं फिर मैंने कहा कारोबार को पाकिस्तान में कराची में नौकरी का मसला, ये मसला, और आगे पढ़ने का मसला, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे कि किसी ना किसी को अपना ये बात संभालना था। और मैं घर का सबसे बड़ा था, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था कि मुझे कुछ करना है। सब मुझे 6 बहन भाई थे, सब 5 मुझसे छोटे थे, मैं सबसे बड़ा था। तो मैं यूनान चला गया, ग्रीस। अच्छा, आप शिप पे गए दूसरे स्टाइल से, मैं दूसरे स्टाइल से, वहाँ जाके मैंने शिप ज्वाइन कर लिया। वो ऐसे डेक साइड या कैडेट इंजीनियरिंग में नहीं, आपकी तरह मैंने ऐसे ऑड जॉब में ग्रीक शिप ज्वाइन कर लिया। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा वहाँ जाऊंगा, देखूंगा ग्रीक शिप पे कुछ पैसा तो पढ़ लिया। तो जर्मनी में उस जमाने में मैंने कंप्यूटर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने कहा जर्मनी चला जाऊंगा, जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ूंगा। कंप्यूटर नया नया दुनिया में आ रहा था, कंप्यूटर ये सब, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब चीजें मशहूर हो रही थी। तो मैंने उस चक्कर में फिर मैं वहाँ यूनान चला गया। यूनान में मैंने 1.25 साल नौकरी की, पैसा, लेकिन वही को पैसा जमा करने के बजाय, घर के हालात ऐसे थे, वो पैसा मैं पाकिस्तान भेज देता था अपने घर वालों को, उनको बिल्स पे करने थे, घर में किराया देना, घर का किराया देना। बहन भाई सारे छोटे पड़ रहे थे, वालिद की आमदनी खत्म ही हो चुकी थी, मफकूद हो चुकी थी। तो बेसिकली वी नीडेड मनी टू पे आवर बिल्स। हमें तो उस पढ़ने के शौक को अधूरा रखा, क्योंकि लाजिम था जो पैसा कमाता था। फिर मैं यूनान होता था कि जब जैसे ही शिप पे कोई पोर्ट आती थी, फौरन पहला काम ही होता था कि पैसे पाकिस्तान भेजो, ड्राफ्ट बनाओ बैंकों से और पैसा पाकिस्तान भेजो। तो पैसा पाकिस्तान भेज देता था, तो जमा उमा क्या होना था पढ़ने के लिए। तो इवन 7 साल तक ग्रीक शिप में नौकरी करने के बाद उम्र बहुत, अब शिप में ये हाल था, आपको पता है शिप में, आप तो सिद्दीक भाई काम कर चुके हो, छोटा सा शिप 3,500 टन का शिप था, जो कार्गो यहाँ से यूरोप से लेता था, वहाँ पे मेडिटेरियन सी में आता था, सब ड्रॉप करता था, लेबनान, बैरूत और अलेक्जेंड्रिया और ट्रिपोली, ये सारी पोर्टों में जाता था वहाँ पे। और उम्र छोटी थी, इतनी उल्टियां होती थी जिसकी हद नहीं है शिप में। आप यकीन करें 7 उल्टियां, 8 उल्टियां शुरू में तो मेरा बुरा हाल हो जाता था। यानी मैं दुबला पतला सा था, बहुत दुबला पतला था मैं। मेरे मुकाबले मेरे बारे में तो लोग कागज इनको बांध के रखा करो कि हवा में उड़ ना जाए। अक्सर अब मैं बनियान, कहीं पे हम नहाने वाने जाते हैं, मैं बनियान उतारता, लोग कहते हैं इनकी पसलियां गिन के तो उर्दू आदमी गिनती सीखेगा।
पतला पतला था, और उसमें भी शिप में उल्टियां 7-7 8-8 उल्टियां, हालत बुरी हो जाती थी, रंग पीला। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मुझे, और मुझे तो ध्यान में था कि मैं अब यहाँ से भाग तो सकता नहीं, मुझे तो पैसा कमाना है, मुझे तो पैसा कमा के पाकिस्तान भेजना है। तो मैं अपना शिप में टिका रहा, 1.25 साल मैंने किया, पैसा वैसा घर भेजा, घर के हालात भी कुछ बेहतर। उसके बाद 1.25 साल के बाद मैंने कहा जाते हैं, 1.25 साल हो गया शिप पे, आपको पता है शिप की लाइफ सदीक भाई जानते हैं। फिर बैरूत मैंने साइन अप शिप छोड़ा, और बैरूत पैसे वैसे लोगों ने दिए साइन अप करने के बाद, वहां से बैरूत से फिर मैंने फ्लाई किया, फिर वापस हम कराची आ गए। मैं कराची फिर कराची आ गया, मैं शिप छोड़ साढ़े मैंने कहा चलो उसके बाद पैसा कर लिया, मैंने चलो देखते हैं वहां पर। फिर इत्तेफाक से हमारे मामू थे अकबर नसीरुद्दीन, वो पीआईए में होते थे उस जमाने में यूनियन, उन्होंने कहा चलो पीआईए में तुम्हें यहाँ पे नौकरी करा देते हैं। तो उस तरीके से फिर मुझे पीआईए में जॉब मिल गई। उसके बाद फिर पीआईए में जॉब की, फिर आप आई डोंट नो उसके बाद आप क्या पूछना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊं। नहीं, उसके बाद आप अमेरिका आए, तो फिर अमेरिका में नहीं ये वैसे अमेरिका इतनी आसानी से कहाँ आ गए, अभी तो बहुत। फिर अब मेरे ख्याल में अब मैं देता हूँ सुम्बुल को, आपसे आगे पूछेंगे। अरे जिंदगी जो है ना, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई सजा याद नहीं। वाह भाई, क्या बात है। सुम्बुल आप लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रूमी भाई, आपका जो है इस प्रोग्राम में बहुत वेलकम है, खैर मकदम है। सिद्दीक भाई के साथ सफर आपका अमेरिका तक पहुंचा है। अब आप अमेरिका के बारे में बताइए, आप कैसे यहाँ आए और कैसे आपने बिजनेस सेटअप किया। अमेरिका आए हम शुरू में, हमने यहाँ पर हमने असल में सऊदी अरब वगैरह में पैसा था हमारे पास, फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पर हमने रियाद, पहले हम ऑरलैंडो में थे, वहाँ हमने एक गिफ्ट शॉप खरीदी। वो गिफ्ट शॉप का तजुर्बा हमारा नाकाम रहा। फिर हमने फिर नौकरी शुरू कर दी वहाँ पे गिफ्ट शॉप में, हमारा एयरलाइन का बैकग्राउंड था, पैसा ऐसा फिर थोड़ा फिर किया। फिर उसके बाद एक हमने अच्छी वहाँ पे डॉलर स्टोर, वहाँ पता नहीं आप लोगों में से कौन कौन अमेरिका आया है, मुझे नहीं पता। जी जान डॉलर स्टोर। आप आई हैं सुम्बुल? जी हम ऑरलैंडो भी आए हैं, बेटे को लेके गए थे। जी ये तो बड़ा ऑरलैंडो में एक जगह कहलाती इंटरनेशनल ड्राइव, वहाँ पे गिफ्ट शॉप मैंने खोली, डॉलर स्टोर। वहाँ पे जमाने में वैसी गिफ्ट शॉप थी, डॉलर स्टोर नहीं था, हमने डॉलर स्टोर खोला, वो हमारा बहुत चला अच्छा। उसमें तो वो वहाँ पे चलता रहा। वो जो लैंडलॉर्ड था वो डॉक्टर था, पाकिस्तानी कार्डियोलॉजिस्ट, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसका पिछले दिनों इंतकाल भी हो गया। उसकी नीयत बदल गई जब चलने लगा। उसने हमारी लीज हमने उससे लीज दे तो कहता ले लेना यार, तुमसे दोस्ती आ रही है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हैंडशेक टाइप की थी। उसने हमें लीजिए, उसने देखा इनका बिजनेस चल गया, उससे डील हुई थी कि हमारा किराया होगा 5,000, तो कहता नहीं है तुम्हारा तो चल रहा, तुम 11,500 किराया दो। मैंने कहा भाई हम 11,500 तुमसे जो डील हुई है उस पर बात करेंगे, अभी तो हमें पहला महीना ही हुआ है। और उसकी नीयत बदल गई, कहता खाली करो। फिर उसने हमने तो 1-8 साल तक कोड आउट करके 1 साल तक तो खींचते रहे, पैसे तो कमाए, फिर हमने खाली कर दी। फिर उसके बाद यहाँ कनेटिकट में किसी ने बताया कि डॉलर स्टोर का बिजनेस यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर है, किसी जानने वाले के कजन थे, उनके लिए यहाँ कनेटिकट आओ। फिर हम कनेटिकट आए तो हमने देखा कि इलाके में एक मॉल देख के वहां पे हमने एक स्टोर लेके फिर हम यहाँ मूव हो गए, हम कनेटिकट आ गए। फिर यहाँ हमने एक डॉलर स्टोर खोली यहाँ पे। वो डॉलर स्टोर अच्छा चलने लगा तो हमारे सामने किसी आदमी, हमारा डॉलर स्टोर था कोई 2,000 स्क्वायर फीट में, किसी ने सामने को 10,000 स्क्वायर फीट में बड़ा खोल लिया, उसने हमारा बिजनेस बैठा दिया। हम फिर रोड पर आ गए। तो उसके बाद फिर हमने कहा क्या करना चाहिए, बच्चे तो पालने थे। तो फिर हमने जो है एक कार डीलरशिप में जॉब शुरू कर दी। हमें किसी ने बताया, लोगों ने कहा यार तुम बोल अच्छा लेते हो, तुम गाड़ी वाड़ी बेच लोगे, तुम कारें बेचो। मैंने कहा अच्छा चलो, एक कार कभी जिंदगी में बेची नहीं थी। हाँ बस ये था कि हम जब ऑरलैंडो में थे तो ऑरलैंडो में एक अल्टामांट स्प्रिंग, जब हम ट्रैवलेंसी भी साथ में करने लगे थे ना, तो ट्रैवलेंसी की जो हमारे साथ जो हम वर्किंग पार्टनर थे, उन साहब को डॉक्टर, वो बेचारे ऐसे ही थे, उनको एक्सपीरियंस था, तो मैं उनकी ट्रैवलेंसी चलाता था, उनका वर्किंग पार्टनर टाइप का हो गया था। तो उन्होंने वो कारों का काम करते थे, कारें ने बेचते थे। तो मुझे आइडिया थोड़ा सा था कि बेचते, जब मैं जब आया तो डीलरशिप में जब मैंने इंटरव्यू से कहला तो मैं कार बेची है, मैंने कहा बेच लेते हैं, ऐसा क्या मसला है। तो उसने हमें हायर कर लिया। फिर बहरहाल हम जो है गाड़ियां वाड़ी बेचने लगे, लेकिन उसमें हम काफी अच्छे कामयाब रहे। तो मालूम हुआ कि हालांकि आपको पता है, जब फिर हाल ये हो गया था कि मैंने वहाँ सारे जितने गोरे थे, मैं एक प्रोवर्ब बोलूंगा कराची का, मैंने धनिया बो दिया सबके, मतलब वो गोरे सबके ऐसी तैसी कर दी। मेरे ये समझे कि मैं ये कहता था ना, हमने वो जो मेरे साथ जो गोरे सेल्समैन थे, वो कदमे हमसे लंबे, अंग्रेजी हमसे अच्छी बोले, और गाड़ियां उन्होंने बचपन से देखी। हमने तो गाड़ी जिंदगी में पहली गाड़ी वो देखी थी जो हमने खुद सऊदी अरब में खरीदी थी, जो चलाई थी, वरना तो गाड़ी को हमारे घर में गाड़ी वाड़ी होती थी, पहली गाड़ी भी हमने अपनी खरीद के चलाई थी। वो गोरे जो बचपन से गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ियों को उनको सारा पता, ऑयल चेंज है, वो कद उनका हमसे लंबा, हम 5 फीट 4 इंच 5 इंच के, वो 6 फीट के गोरे, अंग्रेजी ऐसी बोलेंगे। हम तो अंग्रेजी भी अब तो आपको पता है, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ आने के बाद, जिस तरह से पढ़ लिख के सीख के और एक्सेंट के साथ।
तो लेकिन ये कि मैंने सबका धनिया बो दिया। मालूम है, मैं ये हाल था कि मैं 35 गाड़ी महीने की बेचता था। जो मुझसे नेक्स्ट जो होता था ना, वो आदमी जो गाड़ी बेच रहा होता था वो 20 पे होता था। 35 और 20 के दरमियान में कोई गैप भी नहीं था, बहुत गाड़ी। तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा यार, तो बहुत, तो उन्होंने, जो मालिक था उसने कहा इसको मैनेजर बना दो। ये अकेला अपने लिए बेचता है, जब मैनेजर लगा तो सबके लिए बेचेगा, हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे। उस डीलरशिप में आज तक ये है कि उस मेरा रिकॉर्ड है उस डीलरशिप में, हमारी कनेक्टिकट में, ये कहते हैं आज तक किसी आदमी ने इतनी गाड़ियां महीने में बेची थी मैं बेचता था। मेरा महीने का जो कमीशन होता था ना, कमीशन होता था, थोड़ी तनख्वाह थी मामूली सी। मेरा महीने का 15-20 हजार डॉलर महीने का कमीशन होता था। मैं 2-2 लाख डॉलर साल के बनाता था गाड़ी बेच के। इतनी किसी रिकॉर्ड आज तक किसी ने वहां पे नहीं बेची। तो फिर अल्लाह का शुक्र है मैं फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो गया। पर जब हुआ तो फिर मैंने दोबारा फिर मैंने कहा मैं अब बिजनेस करूंगा। मतलब बिजनेस, वो भी बिजनेस ही था, लेकिन ये कि फिर भी किसी के लिए काम करते थे। तो फिर मैंने एक कन्वीनियंस स्टोर में खरीदा किसी साथ पार्टनरशिप में। यहाँ से हमारी गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर के बिजनेस में आने की दोबारा इब्तिदा शुरू। तो मैंने फिर समझे कि मैंने खरीद लिया। 4-5 साल तक मैं वो अपने डीलरशिप में भी काम करता रहा और अपने बिजनेस को भी देखता रहा, क्योंकि पार्टनर साथ थे। फिर एक वक्त आया, मैंने कहा नहीं, अब मैं ये अपना काम करूंगा, मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा। हालांकि मैंने जब गार्ड डीलरशिप छोड़ी, मैं अच्छे पैसे, इनको सदीक भाई को पता है, कनाडा में रहते हैं, $20,000 महीना यहाँ पे डॉक्टर बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। तो पैसे वैसे तो, लेकिन मैंने, लोगों ने कहा तुम छोड़ रहे हो, तुम्हारी इतनी अच्छी वो कार बनाते। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बिजनेस में तवज्जो दूंगा, अपनी अकल को दोबारा, अब अपनी अकल को फिर अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो जब मैंने छोड़ी तो उस वक्त मेरे जो बिजनेसेस थे वहां से मुश्किल से 6-7 हजार की इनकम आ रही थी, और यहाँ 20 हजार की इनकम में छोड़ के जा रहा था। 20 + 6 में 26 कमा रहा था, मैं सिर्फ 6 पे आ रहा था, 20 को छोड़ रहा था। मैंने कहा मैं अपना करूंगा। तो लोगों ने कहा पागल हो गया। तो किसी ने, हमारा जो साला था, उससे कहा यार तुम्हारा बहनोई जो है वो क्या कहते हैं, वो अच्छा खासा, लोगों को पता था $1,00,000 साल के बनाते हैं, लेकिन $1,00,000 साल की नौकरी छोड़ के नौकरी स्टोर करने आ रहा है, उसमें कितना पैसा कमाएगा। उसने कहा नहीं, 1 लाख नहीं, वो 2 लाख साल के बनाता है। कहने फिर तो पागल है तुम्हारा बहनोई। मैंने कहा पागल है। लोगों ने पागल, भाई वैसे उल्टे सीधे फैसले करता है, बिल्कुल जुनूनी टाइप। तो मैंने करके मैंने जो है ना अपना सर्विस स्टोर बिजनेस में आ गया। बस फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर तो मैंने 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12-15 कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि फिर उसके बाद मैं इस वक्त यहाँ पर मैं एक बहुत मशहूर चेन है, पता नहीं जद्दा में भी होगी, इंटरनेशनल हाउस ऑफ पेन के एक आई हॉप है। आई हॉप तो है यहाँ पे। एक अपना आई हॉप बना रहा हूँ कनेक्टिकट में, बहुत अच्छा, बड़ा माशाल्लाह। ह्यूज, बिल्कुल। यहाँ पे श्री भाईजान थे, 84 हाईवे चलता है बॉस्टन से न्यूयॉर्क। उस हाईवे, एक मेन हाईवे के ऊपर बन रहा है, इंशाल्लाह 3-4 महीने कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना आई हॉप बना रहा हूँ मैं। तो मैं आई हॉप है यहाँ पे। आपका फ्रेंचाइजी हो गया, मैं आई हॉप बनाऊंगा, 4-5 आई हॉप्स बनाऊंगा मैं यहीं पे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो रूमी भाई, आपके जो इतना सफर से ये पता चला कि रिस्क लेना जरूरी है और मेहनत जरूरी है। ये तो है, आपको हाँ। तारीफ बनना पड़ता है। बगैर जिंदगी में रिस्क जरूरी है लेना। तारीफ बने इस पे नहीं मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप अपने बचपन के कोई ऐसे वाकया को बताइए रूमी भाई, जो आप अभी तक याद करते हैं और आपको अच्छा लगता है वो याद करके। आपका जैसा भी हो, अब बचपन की जो भी चीजें वो हसीन बन के आती हैं सामने। बहुत सी तकालीफ भी होती थी, वो भी अब ऐसा होता था, बड़ा मजे वाली बात है। बिल्कुल। बचपन में ऐसे कई वाकयात थे। शरारती तो खैर में इतना कोई नहीं था, बस मैं बहुत शरारती नहीं था। जैसे मैंने आपको ग्रामीण वाला वाकया बताया कि बचपन में गए, उसको 20 तक का पढ़ा हमें, तो थी। और बहुत सी जो काम आपने बचपन में नहीं किया वो आप कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि आदमी अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है जो उसकी बचपन में ना पूरी हुई हो। चाहे वो शरारतें हो, चाहे वो बहुत सी ख्वाहिशात हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और बचपन में ऐसी सच कोई ऐसी शरारत है, लेकिन एक हम बहन भाई थे। मैं था उस वक्त जब मैंने शरारतपुर छोड़ा है, मैंने 13 साल की, मैं कराची आ गया था। कराची में मैं पढ़ने के लिए कराची आ गया था, क्योंकि शरारतपुर में कोई कॉलेज वगैरह नहीं था। हम उस वक्त, ये सब बहन भाई मेरे सब मुझसे बहुत सब छोटे थे, मुझसे छोटी रुखसाना थी, फिर तबस्सुम भी, सब छोटे छोटे। रुखसाना और तबस्सुम के साथ मेरा फिर भी थोड़ा बहुत खेलने खालने का रहा है, क्योंकि दोनों दो रुखसाना मुझसे 2 साल छोटी, तबस्सुम मुझसे 5 साल तो ये। बाकी बहन भाई तो ऐसे थे कि वो उनके साथ तो खेलने का सब बहुत छोटे हो गए थे मुझसे। फिर मैं कराची आ गया, तो लोग समझे उसके साथ, लेकिन ये 2 बहन भाई थे। हम लोग घर में ही, आप ये समझ लें कि अब ये आपको बचपन के जो मैं 1-2 चीजें यही बता सकता हूँ कि अब
अब्बा हमारे पढ़ाई के बहुत है कि पढ़ो बैठ के ला दिया। आपको पता है मैं तो वैसे ही डायरेक्ट शेड्यूल मुझे कराना था। तो हमारे घर में रोशनी तो थी नहीं, हमारे बराबर से एक बल्ब आया कर तार आते थे, एक बल्ब लगा होता था, उसमें बैठ के नीचे हम पढ़ा करते थे। अब नींद बहुत आया करती थी, और तो अब्बा हमारे तो उस वक्त क्या होता था कि हम नींद पूरी करने के लिए बाथरूम चला जाता कि नींद इतनी आ रही होती, और अब्बा सामने बैठा होता कि नमाज पढ़ रहे होते थे, बैठे होते थे, तो आदमी पढ़ना भी होता तो नींद बहुत आ रही होती, तो मैं बाथरूम में जाके नींद पूरी कर लेते थे। बाद ऐसा और आप ऐसा करना कि आप पढ़ने की कोशिश करो, नींद आ रही है तो मानो अब्बा का वहीं से अब्बा पीछे नमाज में ईशा पढ़ रहे होते थे, उस शाम का बरात का वहां खड़ कर चप्पल आती थी। तो आपने बताया कि आप रियाद में भी रहे हैं, सऊदी अरेबिया में, तो आपका रियाद में कैसा एक्सपीरियंस रहा? सऊदी अरेबिया में कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप 70s में थे, कैसा लगा? मैं रियाद में मैं एयर फ्रांस में था, लेट 70s अर्ली 80s में रियाद में एयर फ्रांस में था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस वक्त। फिर हमारी शादी भी नहीं हुई थी, हम लड़के सब रहा करते थे। हम 4 लड़के रहते थे, तो वहां पर मैं असल में मैं किताब ले ली थी खाना पकाने की, तो मेरे हम 4 लड़कों में कुकिंग नहीं करता था, बाकी सब लड़के सफाई करते थे, सौदा लाते थे, प्याज भी वही काटते थे। मेरा काम था मैं शेफ की तरह किचन में जाता था, कुकिंग करता था, निकल आता था, फिर सब खाना लगाते थे, और मैं कुकिंग बाकायदा बाय द बुक करता था। किताब पहले ले आया था, फिर बाद में प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन मैं कुकिंग अभी भी कर लेता हूँ। मतलब तो बीवी हमारी, लेकिन मुझे आज आई नो कुकिंग, मुझे खाना पकाना कोई मेरे लिए मसला नहीं है। हम उन लोगों को इन्हें बीवी छोड़ के चली जाए तो वो रेस्टोरेंट के चक्कर लगाने लगे, रहने लगे। हाँ, रोटी वोटी नहीं डाल पाता, लेकिन खाना मैं पका लेता हूँ सारा। अच्छा अच्छा। आपने रूमी भाई बताया कि खाना आप बना लेते, तो कोई आपका अपना पसंद है? किस खाने को पसंद करते? खाना मतलब आप ट्रेडिशनल अपना चाइली कि आजकल के जो खाने हैं ये सब? मैं प्योर देसी हूँ अंदर से, बिल्कुल पक्का पाकिस्तानी चाइली या रहती दाल वाला। जी जी। अच्छा, तो वो आप पसंद करते हैं। मैं वैसे ही हूँ। अच्छा, रूमी भाई आप किसी वेलफेयर जी, दुनिया बदलने के चक्कर में थे, लेकिन खुद को बदलने के चक्कर में नहीं थे। हाँ तो ये अच्छा है ना, अपना वहीं पे आप है। कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से? काफी है ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम वैसे ही मतलब डायरेक्टली वो लोग चाहते हैं इन्वॉल्व हो, लेकिन ये कि मैं डायरेक्ट किसी भी, हमारे मसाजिद वाले कहते हैं ओहदे में आओ, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं, लेकिन मैं देता दिलाता रहता हूँ, लेकिन ये कि मैं खुद से मैं इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी मतलब मैं खुद कहूँ कि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं। हाँ, जो कुछ उनको देना दिलाना तो अपने और अल्लाह जी के जी। हाँ, तो आप अपना पार्ट तो अदा ही कर रहे हैं, वो एक पार्ट है भाई, टाइम नहीं, मगर उस दूसरे तरीके से आप इन्वॉल्व हैं। मैं इंडिया में आप कभी अपने एंसेस्ट्रल गांव में आना चाहते हैं, फिर से घूमना चाहते हैं, अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, ख्वाहिश है रूमी भाई? आपका इंडिया ये वीजा की पाबंदी हटा दे तो मैं तो कल सुबह की फ्लाइट से चला जाऊँ। इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा, बिल्कुल हटाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रूमी भाई, आपका जवाब इतना अच्छा, आपने सबको मोटिवेट भी किया। मेहनत और रिस्क बहुत जरूरी है। अब सिद्दीक भाई बकिया सवालात आपसे सिद्दीक भाई करेंगे। जी सिद्दीक भाई। जी रूबी भाई, हमें बताइए कि आप जाहिर बात है क्योंकि हमेशा पढ़ने पढ़ाने के बहुत शौकीन रहे, किताबें पढ़ते रहे, और जाहिर बात है उसमें हम लोगों के पाकिस्तान में तो हमें याद है हम लोग बचपन में नौनिहाल और तालीम और तरबियत, फिर उसके बाद उर्दू डाइजेस्ट, और उसके बाद फिर छुप छुपा के थोड़ा सा रोमांस और ये वो पढ़ लिया करते थे। तो वो आपका उस बारे में कैसा सफर रहा, क्या किया, किस तरीके से? हमें पढ़ने का तो ये तो बात है, यकीनन बहुत शौक था। लाइब्रेरी हमारी, जो लाइब्रेरियों को हम बहुत पसंद करते थे, हमारे एक मामू होते थे वहाँ पे शहजादपुर में, उनके पास बहुत किताबें थी, तो हमारा काम था उनके पास चले जाते थे और किताबें पढ़ते रहते थे। तो जासूसी नावल, तो रूमानी नावल, तो नौनिहाल, जैसे आपने बताया। हमारा तो हाल ये था कि हमारी जो एक रिश्ते की नानी होती थी, वो अपना पान मंगाया करती थी हमसे, तो जब पान जिस पेपर में लिपट के आता था, उस पान के पेपर को भी पढ़ते हुए आते थे। अक्सर लोग कहते हैं ना जाओ तो मैं पढ़ते हुए चल रहे हो। हाँ, तो ये बताइए कि आपने जिंदगी को कैसा देखा है? मुझे पता है क्रूअल है, लेकिन क्या देखा जिंदगी को और किस तरह पाया आपने? जिंदगी के बारे में हमारा तो ये कहना है, अब तो हम लोगों से, जैसे अब आपने सवाल किया, मैं कहता हूँ दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आजकल मैं लोगों से यही बात करता हूँ, हमारे बहुत से दोस्त अहबाब हैं, कोई अरबी सीख रहा है, कोई चाहता है कि पता नहीं इल्म हदीस की पूरा वो कोर्स कर डाले,
मैं उनसे हमेशा ही कहता हूँ कि देखो, वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तब बोझ उतारा करते हैं। जो कुछ इल्म हमें मिल चुका है, जो कुछ हमारे पास है दुनियावी एतबार से और इल्मी हवाले से, इल्म जो है वो लोगों में बाँटने का वक़्त आ गया है। इससे पहले कि हम यहाँ दुनिया से चले जाएँ, तो हम जो है अपना इल्म जो कुछ हमारे पास है वो दे जाएँ दुनिया को। और उसमें दीन भी है और दुनिया भी है। आपकी जैसे पूरी ज़िंदगी की काविशें हैं, कोशिशें हैं, अब ये लोगों को, जैसे आज हम पीसीजी में देख रहे हैं इसको, तो अगर ये लोगों को पता चलेगा तो कोई कहीं न कहीं कोई न कोई ये मोटिवेशन लेगा कि भई ज़िंदगी में हारना नहीं है। तो आपने की जी, तो आपकी जो ज़िंदगी में जो मुश्किलात रहीं, जो कोशिशें की, उसको आपने बहुत अहसन तरीके से निभाया है। तो अब आप जिस जिस मकाम पर खड़े हैं, इसमें आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा तो एक ही मैसेज है, मैंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। मैं जब मैं जब सऊदी अरेबिया से यहाँ आया तो लोगों ने कहा मेरे पास सऊदी अरब का काम था। यार यहाँ पे शुरू में आपको पता है, जैसे अपनी नाकामियों का ज़िक्र कर रहा था, मेरी कामयाबियों के साथ नाकामियाँ भी आती थी। ऐसा नहीं था कि हर चीज़ अच्छी चल रही थी, लेकिन लोगों ने कहा यार वापस चले जाओ। मैं जब सऊदी अरब आया, लोगों ने कहा पीआई की नौकरी छोड़ के आ गए, वापस चले जाओ, पीआई है। लेकिन मैंने बस बताने की कोशिश करा, मैंने मुड़ के नहीं देखा, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। हुँ, मैं कश्तियाँ जला-जला, हालाँकि मेरे पास बाज़ अपॉर्च्युनिटी होती थी कि वापस वहीं चला जाऊँ जहाँ जो मेरे पास था। या बिला वजह मैं पूरी के चक्कर में आदी से गया हूँ कि वादी लेने वापस आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं, आप जो चली गई चली गई, अब आगे देखो। मैंने मुड़ के यहाँ कनेक्टिकट आया, शुरू में नाकामी, लोगों ने यार ऑरलैंडो अच्छा खासा मौसम था, फ्लोरिडा का, तो मैं सर्दी में आ गए, वहाँ जाओ दोबारा, वहाँ पे यहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, अब जो तो मेरा एक सिर्फ मकसद है, एक छोटे से जुमले में, मुड़ के मत देखो पीछे, जो हो गया, आगे चलो। हुँ। आपके इस सफ़र में जो आपने इतने ऊँच-नीच आई है, कभी यहाँ चले, कभी वहाँ चले, ज़ाहिर बात है इस वक़्त में आपके बच्चे भी हो गए थे, बीवी भी साथ थी। हाँ, बड़ा उनका उनका कैसा रवैया रहा? उनको उन कैसा पाया आपने उनको? उन्होंने उसमें आपका किस तरह साथ दिया? इसके बारे में ज़रा बताइएगा हमें। बच्चे तो हमारे छोटे ही थे। हुँ, बीवी बेचारी, कभी आपको पता है, शुरू में फ्लोरिडा में बेचारी वो भी साथ में मेरे गिफ्ट शॉप पे काम करती रही, मेरी हेल्प करती रही, साथ-साथ रही वो बेचारी भी, जो उनसे हो सकता था। लेकिन ये ज़रूर कहती थी कि मैं फैसलों में असल में किसी की सुनता नहीं हूँ, तो मैं उनकी भी फैसलों में नहीं सुनता था। हुँ, अपने फैसले, मैं चाहता हूँ कि अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार मैं खुद ठहरूँ। हुँ। और कामयाबियाँ उनके दामन मैंने में। कभी नहीं कहा कि मुझसे ये इस वजह से हुआ कि फलाने ने मुझे ना, मैं आज तक कभी ये नहीं कहूँगा कि जो मेरी नाकामी में फलाने का मशवरा था या फलाने ने मुझे, बहुत से ऐसे लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी मेरे साथ की कि जिनकी वजह से मुझे वो भी दिलचस्प कहानी है वो भी, उनके बाद मशवरों ने मुझे शुरू में बहुत तंग किया, लेकिन हुँ, मैंने उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। हुँ, जिन लोगों के मशवरों से, जो मुझे शुरू में तकालीफ, मशवरों से मुराद है, किसी ने कहा ऐसे कर लो, फलाने कर लो। एक साहब हमारी दुकान खाली नहीं कर रहे थे कराची, जब मैं सऊदी अरब से आया कि यार दुकान, कह रहे तुम यहाँ चलो उनके, तो लेकिन मैंने किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। मैंने कहा नहीं, अगर अगर मैं क्रेडिट लूँगा तो डेबिट भी मैं ही लूँगा। हुँ। ठीक, बहुत अच्छी बात। कभी ज़ाहिर बात है जिस तरह की आपकी ज़िंदगी रही है, मैं लेकिन पूछूँगा ज़रूर, कभी रोमांस किया? आपको पता है, जो आदमी इतना पढ़ता-वढ़ता तो बिल्कुल औरतों को है ना, वो खाली किताबें थोड़ी पढ़ता है। जो आदमी यही पढ़ने तो लिखने बात का है। शौकीन हो, जो आदमी इतना पढ़ने लिखने का शौकीन है, वो सबको पढ़ता है फिर। किसी को छोड़ के हाँ, सबको पढ़ता है वो। हाँ, सही। आपको ने पीसीजी का जो हमारा जो फ़ोरम है, जो इलाहाबाद से काशिफ़ ने जो शुरू किया और जो बहुत आज माशाअल्लाह इतने उसके मेंबर्स हो गए। आपने कैसा पाया इसे? क्या क्या देखा आपने? आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसा नहीं क्या पता है, मिला? मैं चायलियों में वैसे भी आपको पता है, क्योंकि हमारे एंसेस्ट्रल रूट्स हैं, बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसलिए एक चायलियों में ये सब जानते होंगे, खालिद बिन उमर से बड़े राब्ते में रहता हूँ। अच्छा, आप खालिद बिन उमर से, अच्छा हाँ, खालिद बड़ा हाँ। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, नफीस लड़का है। उसी हुँ, से उससे चायली पूरी, उसने कहाँ-कहाँ ये वो फलाना, तो मैं उससे राब्ते में रहता हूँ, तो इसलिए से मुझे काफ़ी ये अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। आदमी को अपने बारे में पता तो होना चाहिए ना कि हम कौन हैं, कहाँ से हुँ, हैं। जब जानवरों तक की ब्रीड रखी जाती है, तो इंसान अपनी ब्रीड क्यों ना रखे?
तो आपने ये बात अपने बच्चों में वो की है कि उनको इस चीज का एहसास है, उसको लेके आगे चलेंगे? मेरे बच्चों को बहुत मैं बहुत ज्यादा इस मामले में इन्वॉल्व करता रहा अपने बच्चों को। अबीर खासतौर पर बड़ी वाली को तो काफी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, लेकिन मैं वो सुनना चाहे ना चाहे लेकिन मैं सुनाता जरूर रहता हूँ। बड़ी अबीर को दिलचस्पी भी दूसरों को भी है। ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, मेरे और तमाम मैं यकीनन दावे से कहूँगा कि मेरे बच्चे मेरे तमाम बहन भाइयों के बच्चों के मुकाबले में ज्यादा अपने रिश्तेदारों को जानते हैं। बहुत अच्छी बात रूमी भाई। असल में हमने अभी, आपको याद ही पता ही होगा कि हमने भी इसी पीसीजी के नाम से हमने पीसीजी नॉर्थ अमेरिका बनाया एक ग्रुप। और वैसे भी तो हम चाइलियों को आपस में मिलाते जुलाते रहते थे, लेकिन अब हमने बाकायदा पीसीजी का नाम इस्तेमाल किया काशिफ को इन लोगों की इजाज़त से, और हमने पीसीजी नॉर्थ अमेरिका किया है। तो वो इसीलिए, इसका मकसद यही है कि अपने रूट्स को जो है वो कहीं ना कहीं जिंदा रखें। हम चले जाएंगे लेकिन हमारे बाद भी जो है वो बच्चे जो हैं वो कम से कम किसी ना किसी हवाले से कनेक्टेड रहें। तो अभी बल्कि मैं आप लोगों की वो बताता हूँ, चलता हूँ कि हमने 17 जुलाई जो है वो ईद मिलन का प्रोग्राम रख लिया है, बुक करा दिया है, हॉल बुक हो गया है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि इसमें नॉर्थ अमेरिका के तो लोग कम ही होंगे, लेकिन कनाडा के लोग ज़्यादा होंगे, अब ख़ास तौर पे GTA से जितने होंगे। लेकिन ये बड़े अरसे के बाद, 15 साल के ब्रेक के बाद हम दोबारा शुरू कर रहे हैं इसे। और इंशाल्लाह मेरी विश लिस्ट में ये है कि अगले हयात रही और सब कुछ ठीक रहा और ऐसे चलता रहा तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स मैं नॉर्थ अमेरिका का पीसीजी नॉर्थ अमेरिका का कन्वेंशन कराना चाहता हूँ, ताकि सब लोग वहाँ से सब होटलों में बुकिंग करके आए और हम इसको 2 दिन का या 2 दिन का कन्वेंशन रखेंगे। तो ताकि हमारे नए बच्चों को जो है उनको पता चले कि हमारी रूट क्या है, हम कहाँ से हैं। और रूमी भाई, आपका शेर व शायरी से बहुत ताल्लुक रहा है, बहुत आप माशाल्लाह। मैं तो कोई बहुत अच्छी सी नज़म सुनाइए आज, कुछ ऐसा कि जो बस दिल को छू जाए, चाहे कुछ भी हो। क्यों आप हों और आप शेर व शायरी ना करें और ऐसे ही चले जाएं तो मजा नहीं आएगा फिर। ये मेरी अनाज शिकस्त है, न दवा करो न दुआ करो, जो कर्म करो तो ये करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वाह। जो कर्म करो तो ये करो कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। न मैं को कुनू न कैसू, मुझे अपनी जान अजीज है। मुझे तर्क इश्क कबूल है जो तुम्हें यकीन वफा ना हो। वाह वाह वाह। मुझे तर्क इश्क कबूल है जो तुम्हें यकीन वफा ना हो। मुझे अपने फख्र पे नाज है, मुझे अपने फख्र पे नाज है, मुझे मालो जर की तलब नहीं। मैं गदा नहीं, मैं फकीर हूँ, ये कि हम गदाओं में बांट दो। मैं गदा नहीं, मैं फकीर हूँ, ये करम गदाओं में बांट दो। दोबारा कहता हूँ, मुझे अपने फख्र पे नाज है, मुझे मालो जर की तलब नहीं। मैं गदा नहीं, मैं फकीर हूँ, ये करम गदाओं में बांट दो। जो तुम्हारे दिल में शुकूक है तो यह नामे फजूल है। वाह। और जो तुम्हारे दिल में शुकूक है तो अहद नामे फजूल है। ये मेरे खुदूद फाड़ दो, ये तुम्हारे खुदूद समेट लो। जो मेरे खुदूद हैं फाड़ दो, ये तुम्हारे खतूत समेट लो। और ये तर्क वक्त है, इसमें तीर बहुत से हैं। और जो ये तर्कश वक्त है, इसमें तीर बहुत से हैं। कोई तीर तुमको ना लगे मेरे जख्मों पे, ना यूं मत हंसो। ये कोई तीर तुमको ना लगे मेरे जख्मों पे, यूं मत हंसो। जो किसी को कोई सताएगा तो गिला भी होठों पे आएगा। जो कोई किसी को सताएगा तो गिला भी होठों पे आएगा। ये तो एक उसूल की बात है, जो खफा है मुझसे कोई तो है। बहुत अच्छे। मुझे अब सदाओं से काम है, मुझे खालो खत की खबर नहीं, तो भी इस फरेब से क्या फायदा, नकाब अब तो उतार दो। वाह वाह। बहुत आपने खुतूत का जिक्र किया तो चलते हुए मैं खुतूत के बारे में कह दूं, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। दूसरे और कर दूं, ये फकत तुम्हारे सवाल का मेरा मुख्तसर सा जवाब है। ये फकत तुम्हारे सवाल का मेरा मुख्तसर सा जवाब है। गिला नहीं, ये खुलूस है, मेरी गुफ्तगू का असर न लो। ये अधूरे चांद की चांदनी में अधूरी रात कम नहीं। या अधूरे चांद की चांदनी में अधूरी रात कम नहीं। कहीं ये भी साथ ना छोड़ दे, अभी रोशनी है, चले चलो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। काशिफ, मेरे ख्याल में अब रूमी भाई, आप बहुत शुक्रिया आपका। आपने खत का कहा तो मैं चलते हुए खत का मुझे बहुत बहुत याद रहता है, मैं वो चाहता हूँ कि उसको शेयर करूँ। तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे। ये बड़ा प्यारा। तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत में जलाता कैसे। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ,
आग बहते हुए पानी में लगा आग बहते हुए पानी में लगाया है, बड़ा प्यारा ये गजल जो है वो जगजीत सिंह के गाई हुई है और इतनी खूबसूरत गायकी है उसकी और इतने असरअंदाज होती है और अच्छा कि अच्छा शेर है गौरव जी। हाँ, तो ये मैं अक्सर इसको जो है वो गुनगुनाता हूँ और अक्सर सुनता हूँ। काशिफ आपके हवाले अब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई। रूमी भाई, हमें अपनी शख्सियत के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बताइए और आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। कोई भी आदमी मुझसे मिले, मैं उसको कभी बेईमान, झूठा, खराब नहीं, किसी को मैं कहता हूँ कि एवरीबॉडी मुलाकात में अपना कमेंट देने का, हो सकता है वो सच कह रहा हो। तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि तुम हर एक की शुरू में तारीफ करते हो, बाद में कहते हो आदमी कैसा नहीं। मैंने कहा मैं शुरू में इसलिए तारीफ करता हूँ कि मैं जो कहा रहा होता है उसकी फेस वैल्यू पे उसको ले लेता हूँ, उस आदमी को उसकी फेस वैल्यू पे ले लेता हूँ। बाद में वो कैसा निकलता है तो फिर मेरा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ये आदमी ठीक नहीं, फिर मैं कमेंट देता हूँ ये आदमी ठीक नहीं है, जो ये कह रहा था झूठ कह रहा था। अब इसको मेरी वो कहते हैं बैड पार्ट, वैल्यू भी पार्ट कहते हैं या गुड पार्ट भी कहते हैं, दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। ये मेरी बुराई भी है, मेरी अच्छाई भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हॉबीज क्या है? आपको पढ़ने का तो पता ही है कि पढ़ना हमारी सबसे बड़ी हॉबी पढ़ना ही है। और अगर कभी कभार टाइम मिले तो चेस खेल लेते हैं, ताश खेल लेते हैं। लेकिन जब बचपन में हमारी हॉबी थी, हम स्टैम्प्स वगैरह जमा करते थे, कॉइन्स जमा करते थे, स्टैम्प्स जमा करते थे, जब बचपन में थे, छोटे थे तो। लेकिन तो आपको पता हो सिद्धि भाई स्टैम्प्स वगैरह जमा करते ना, काफी आपने पता नहीं किए नहीं किए। हाँ हाँ, पहले जमाने में, उस जमाने में हम लोग का शुगल ही होता था, बड़े मासूमाना हम लोग के वो मशगले होते थे। स्टैम्प्स और कॉइन सब हम लोग भी करते थे जमा से। ये तो मेरे ख्याल में बड़ा कॉमन था उस जमाने के बच्चों में। और ज्यादा और अगर क्रिकेट का मैच आ रहा तो क्रिकेट का मैच देख लिया। और सबसे ज्यादा मैच देखने में मजा आता है पाकिस्तान और इंडिया का। अगर पाकिस्तान जीत जाए तो वो दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और जिस दिन पाकिस्तान हार जाए तो कई हफ्ते तक तबीयत खराब बोझल रहती है। अच्छा, अब आखिर में आप पीसीजी मेंबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो कर रहे हैं वो करते रहे, अच्छा ही कर रहे हैं। उससे लोग पूछते हैं कि यार हमारे मसले हल नहीं होते, हम परेशान रहते हैं। तो मैंने कहा अपनी जिंदगी में दो चीजें कर लो तो इंशाल्लाह ताला यकीन करो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कामयाबी से कोई चीज रोक पाएगी। पहली चीज तो ये है कि जिंदगी में सिर्फ सच बोला करो, अनलेस कि कहीं फंसने का खदशा हो, लड़ाई झगड़े का खदशा हो या आपको अपनी जान बचाने का खदशा हो, तो आपने अगर झूठ बोली तो ठीक है, देखो सच बोला करें, सच पहली बात। दूसरी बात कि जिंदगी में आपके 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, 16 घंटे, और उसके बाद आपके पास बाकी 8 घंटे बचते हैं। उस 8 घंटे में आप अपने अगर आप उस 8 जो बाकी 8 घंटे में अगर 7 घंटे आप अपने बारे में सोचते रहते हैं कि अपने मेरे बच्चों के लिए ये कर दूं, अपनी जायदाद ये कर लूं, अपना ये कारोबार कर लूं, तो 1 घंटा अपने जिंदगी दिन में 1 घंटा जरूर किसी और की परेशानी को अपने जहन के प्लॉट में जगह दें। चाहे भले आप उसको हल ना कर पाए, भले हल ना कर पाए, हो सकता है कोशिश कर। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर सदीक भाई ने के बारे में मैंने सोचा यार सदीक भाई बेचारे को नौकरी नहीं मिले, मैं 1 घंटा इसी तरीके से किसी न किसी के बारे, किसी न किसी की फिक्र को अपने जहन में जगह दूं, दिन में 1 दफा जरूर ये करूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूमी भाई, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने रूमी भाई की जो बातें सुनी हैं, जो उनसे हमने तारुफ किया है, जिस तरीके से उनको देखा है, एक इसमें बड़ा मैसेज जो है वो ये है कि जहद मुसलसल जो है वो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। और रूमी भाई का सबसे बड़ा खासा जो है वो इस बारे में ये है कि उन्होंने अपने फैमिली को लेके चले हैं और अपने बहन भाइयों का और सबका बहुत ख्याल रखा है, और वो रिश्तेदारों का भी बेतहाशा ख्याल रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और बल्कि रूमी भाई को मैं कमेंट करूंगा इस बारे में कि इतनी रफ राइड के बावजूद जो है आज माशाल्लाह रूमी भाई जो है वो अपने आप में बहुत मुतमईन, बहुत अच्छे हैं। और रूमी भाई, हम आपकी कामयाबी और फर्दर कामयाबियों के लिए बहुत दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको जो इसी तरह कामयान करे, और जो लोग इस वक्त स्ट्रगल में हैं, जो जहद में हैं, वो इस बात को लिख लें और कि अल्लाह ताला से अगर दुआ करें और अपनी मेहनत करें
तो कभी भी उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, एंड दे विल बी अप टू समडे, दे विल बी ऑन टॉप समवेयर इंशाल्लाह। और एक बात उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।